एक बस इस्कीमिक हार्ट डिजीज। अच्छा जी, पहले हम कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी जनाब ब्लड वेसल थी, ठीक है, ये इधर से ब्लॉक हो रही थी और आगे वाले सेल्स को अचानक से ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही थी और ये सेल्स मरना स्टार्ट हो रहे थे या मर रहे थे। ये था एक्यूट इस्कीमिया, मींस के काम अचानक से हो रहा है। जो काम अचानक से हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्यूट, और जो काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है उसको हम कहते होते हैं क्रोनिक। तो अब ये देखो, अगर क्या हो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी आर्टरी ब्लॉक नहीं हुई, ठीक है जी, आपका फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह करके थ्रोम है, और ये जो सेल्स है ना, इनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, मींस के ये मर भी रहे हैं जी भी रहे हैं। मर इस तरह से रहे हैं कि इनको ऑक्सीजन कम मिल रही है तो इस वजह से ये मर रहे हैं, जी इस वजह से रहे हैं कि इन्हें बिल्कुल ऑक्सीजन की सप्लाई बंद नहीं हुई, थोड़ी बहुत है इनके पास। तो इस वजह से ये वाले जो सेल्स होंगे वो इनके पास जी तो रहे होंगे लेकिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होंगे, तो इसी को हम कह देते हैं हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम। इसको हम क्या कह देते हैं? हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम। मींस के वो मायोकार्डियम जो अभी तक मर रही तो नहीं है लेकिन प्रॉपरली काम भी नहीं कर रही। प्रॉपरली काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बेचारी को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही, क्रॉनिकली नहीं मिल रही। तो यही हो रहा था, इसको हम कहते हैं हाइपर मायोकार्डियल हाइबरनेशन। पोटेंशियली रिवर्सिबल लेफ्ट वेंटिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन, मींस कि अगर आप क्या करो कि ये जो इधर से ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है इसको अगर ठीक कर दोगे तो ये वाले सेल्स दोबारा से मतलब मरे तो पहले भी नहीं थे, मींस के दोबारा से प्रॉपर काम करना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये रिवर्सिबल लेफ्ट वेंटिकुलर डिसफंक्शन है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन। मींस के जब ये पहले था आपका ये लेफ्ट वेंटिकल, इसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही थी, तो ये प्रॉपरली आपका एओर्टा में जाहिर सी बात है ब्लड नहीं भेज रहे होंगे, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप इस आर्टरी को प्रॉपर कर दोगे, ठीक कर दोगे, ब्लॉकेज को खत्म कर दोगे, तो अब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी और वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही हो रहा होता है कि ये क्या होती है? पोटेंशियली रिवर्सिबल लेफ्ट वेंटिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। ठीक है, कब ये हुआ ये सारा प्रॉब्लम? जब था क्रोनिक इस्कीमिया हुआ था, क्रोनिकली उसके तरफ कम ब्लड जा रहा था, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं कि ये मैंने प्रॉपरली अचानक से इसको ब्लॉक कर दिया, अचानक से ब्लॉक कर दिया, तो अब ये सेल्स अचानक से अपना काम छोड़ देंगे, ऐसा ही है कि नहीं? तो इसको मैं कहूंगा मायोकार्डियल स्टनिंग। इसको मैं क्या कहूंगा? मायोकार्डियल स्टनिंग। इसका क्या मतलब है कि ट्रांजिएंट लेफ्ट वेंटिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन आफ्टर अ ब्रीफ एपिसोड ऑफ एक्यूट इस्कीमिया, ऐसे ही है कि नहीं है? तो इसको हमने क्या नेम दे दिया? मायोकार्डियल स्टनिंग। अचानक से आपने इधर ब्लड फ्लो बंद किया तो अचानक से ये वाले सेल्स जो है इनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना खत्म कर दिया, कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये क्या है कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ एक्यूट इस्कीमिया। तो मैंने आपको बताया अचानक से आपने, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया? एक्यूट इस्कीमिया। लेकिन मोस्टली आपके पास जो सवाल आता है वो इससे आता है मायोकार्डियल हाइबरनेशन से, कि अगर आप इसको ब्लड दोगे ये ठीक होगा, ये नहीं होगा। तो ये ठीक हो जाएगा, ये रिवर्सिबल इंजरी होती है, अभी सेल्स मरे नहीं होते। तो इसने ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रोग्रेसिव ऑनसेट ऑफ हार्ट फेलियर ओवर मेनी इयर्स ड्यू टू क्रोनिक इस्कीमिक मायोकार्डियल डैमेज। तो वही वो कह रहा है ना कि काफी साल आपने ये फॉर एग्जांपल आपकी आर्टरी ब्लॉक रही और काफी साल ही ब्लॉक रही, तो जाहिर सी बात है आगे वाले सेल्स को काफी साल ही कम ऑक्सीजन मिलती रही, तो वो ना मरे हुए थे ना जिए हुए थे, प्रॉपर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये आ गया आपका क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। देन आगे चलते हैं, आगे आ गया क्रोनडी स्टील सिंड्रोम। ये मैंने आप लोगों को बात समझाई हुई है लेकिन थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक क्रोनरी आर्टरी आ रही है, इससे आगे दो ब्रांचेस निकल गई, ठीक हो गया जी। तो ये हमने निकाल दी दो ब्रांचेस। अब एक आर्टरी जो है ना वो ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये जो आर्टरी है ना इसमें थ्रोम्बस बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आर्टरी ठीक है, इधर ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या किया कि पेशेंट को एक वेजोडाइलेटर ड्रग दे दी, जिसने वेजोडाइलेशन करवा दी, तो ये वाली जो आर्टरी है ये मजीद डायलेट कर जाएगी ना, मींस के पहले ये इस कंडीशन में थी, अब मैं कहता हूं कि ये आ गई है इस कंडीशन में, ठीक है। तो अब इधर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन ये वाली जो आर्टरी है ना, ये आप सिंपली याद रख लो कि वो आर्टरी जिसमें एथरोस्क्लेरोसिस हुई पड़ी होती है, ब्लॉकेज हुई पड़ी होती है, तो वो पहले ही नॉर्मल हालात में ही मैक्सिमली डायलेटेड होती है, वो नॉर्मल हालात में ही मैक्सिमली डायलेटेड होती है, ठीक हो गया। तो अब आपने जब वेजोडाइलेटर ड्रग दी, कोई भी वेजोडाइलेटर ड्रग दी, तो क्या होगा कि ये वाली आर्टरी जो नॉर्मल होगी वो तो मजीद ओपन हो जाएगी, जबकि ये वाली जो आर्टरी जिसमें स्टेनोसिस हुई पड़ी है ये मजीद वेजोडाइलेट नहीं होगी क्योंकि ये पहले ही मैक्सिमली वेजोडाइलेटेड थी। तो अब क्या होगा कि इधर से जो ब्लड आ रहा होगा वो कौन सा रास्ता चूज करेगा? इधर जाने वाला या इधर जाने वाला?
तो आपको पता है ब्लड या कोई भी फ्लूइड हमेशा खुला रास्ता प्रेफर करते होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो आपकी नॉर्मल आर्टरी थी उधर आना शुरू हो जाएगा, जबकि जो आपकी ब्लॉक आर्टरी है उधर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी इसी को तो हमने कह दिया क्रोनरी स्टील सिंड्रोम। हमारी ये वाली जो नॉर्मल क्रोनरी आर्टरी थी इसने ब्लड को चुरा लिया, जो हमारी स्टीनोज्ड क्रोनरी आर्टरी थी। तो ये किस में हो रहा होता है, नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो पेशेंट्स होते हैं ये वाले स्टेबल एंजाइना वाले, ठीक है, तो इनका आपको पता है कि जब ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते उस वक्त तो आपको ईसीजी पे कोई चेंज नहीं मिल रही होती, ना कोई ईसीजी पे चेंज मिल रही होती है, और ना उनका कोई सिम्टम आ रहा होता है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं फिर ही मिलता है, ऐसे ही है कि नहीं है। लेकिन अब आप इनको डिग्नोज कैसे करोगे, इट मीन्स कि आपको उनको या तो ट्रेडमिल पे चलाना पड़ेगा और साथ में ईसीजी लगानी पड़ेगी और ईसीजी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जब वो एक्सरसाइज करेंगे ब्लड का फ्लो कम होगा, ब्लड का मीन्स के ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी ना, और वो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं कर सकेगी ये वाली स्टीनोज्ड आर्टरी, तो देन क्या है कि आपको ईसीजी पे चेंजेस मिलेंगी और एसिड डिप्रेशन वगैरह, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि पेशेंट का फॉर एग्जांपल जनाब उसके पाँव प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो वो ट्रेडमिल पे भाग सकेगा, तो अब आप उसके ये जो स्टेबल एंजाइना इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, तो इस पेशेंट का हम स्टेबल एंजाइना को कैसे डायग्नोज करेंगे, उसको हम वेजोडाइलेटर ड्रग्स देते होते हैं। वो वेजोडाइलेटर ड्रग्स क्या करेंगी कि ये जो हमारी क्रोनरी आर्टरीज है ना उनको डायलेट कर देंगी, जब वो नॉर्मल हालात में भी होगा ना क्रोनरी आर्टरीज को डायलेट कर देगी, तो ये जो स्टीनोज्ड आर्टरी होगी ना इधर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जब ये इधर ब्लड फ्लो कम होगा तो अब आपको ईसीजी पे चेंजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो अब आप डायग्नोज कर सकते हो कि इस पेशेंट को क्या है, स्टेबल एंजाइना है, और इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्टिंग। मींस के आपने वेजोडाइलेटर ड्रग दे के आपने उस पेशेंट को क्या किया, स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस से क्या हुआ कि आपकी जो नॉर्मल वेसल थी उधर ब्लड फ्लो बढ़ गया, जो स्टीनोज वेसल थी उधर ब्लड फ्लो कम हो गया, और अब आपको ईसीजी पे चेंजेस मिलना स्टार्ट हो गई। तो ये हो रहा होता है क्रोनरी स्टील सिंड्रोम में। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो ये इसमें क्या हो रहा था कि डिस्टल टू कोरोनरी आर्टरी, दूसरा स्टेनोसिस, वेसल्स आर मैक्सिमली डायलेटेड एट बेस लाइन, नॉर्मल हालात में वो मैक्सिमली डायलेटेड होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेजोडाइलेटर, जब आपने कोई वेजोडाइलेटर दी उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, डाईपायरिडामोल आ जाती है, रिगेंड ये क्या है, रेगाडेनोसोन आ जाती है, वो क्या कर देती है, डायलेट कर देती है नॉर्मल वेसल्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड शंट हो जाता है टुवर्ड्स वेल परफ्यूज्ड एरियाज, मींस के जो नॉर्मल वेसल्स थी उधर ब्लड ज्यादा ज्यादा, जबकि इस्कीमिया हो जाएगा कहाँ पे, जो हमारी स्टीनोज्ड वेसल थी उधर से ब्लड चुरा लिया जाएगा। तो ये यही प्रिंसिपल है किसके पीछे, फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्टिंग के पीछे, जो हमने फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्टिंग की। तो ये था हमारा कोरोनरी स्टील सिंड्रोम, और ये हो गया जनाब हमारा आज का टॉपिक। तो देखो ये सिंपल था ना,